हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस? कमेंट करके बताओ। फटाफट से आज की कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या न्यूज़ हैं? कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ होंगी, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की होंगी, कुछ अराउंड द वर्ल्ड की होंगी। तो लेट्स जज। फर्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे ने नई करेंसी लॉन्च की है, गोल्ड बैक्ड करेंसी है जिसका नाम होगा जिम्बाब्वे गोल्ड। तो अब जिम्बाब्वे का जो ये गवर्नर है, इन्होंने ये बोला है कि भाई अब विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे सारे बैंक्स को कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने जिम्बाब्वे डॉलर को जिग में। फर्स्ट न्यूज़ ये थी। सेकंड न्यूज़ देखते हैं क्या है। सेकंड न्यूज़ है आरबीआई ने फाइन लगाया है आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को। वॉयलेट किए हैं इन्होंने कुछ नॉर्म्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने नॉन कंप्लाइंस की थी, कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए थे लोन्स एंड एडवांसेस के लिए थ्रू आरबीआई, वो इन्होंने फॉलो नहीं किए। और जो आपकी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, उन्होंने पेनल्टी भरी है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डायरेक्शंस इशूड इन 2021। थर्ड जो न्यूज़ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब अलाउड हो जाएगा उनको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। अभी तक जो था, अभी तक कुछ ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जिनको अलाउड था ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। ग्रीन बॉन्ड्स की जो पैसे होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होते हैं जो कि ग्रीन एनर्जी या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं। जो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वर्थ 12,000 करोड़ सेल होंगे इन 2 ट्रांचेस, अप्रैल एंड सितंबर में। तो आरबीआई सेड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वुड बी काउंटेड एज specific securities eligible under the FAR route for overseas investors। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जा रही है ताकि ईज़ ऑफ एक्सेस बढ़ जाए सेंट्रल बैंक की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रहा है आरबीआई। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है अब आप यूपीआई से कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। मतलब हमारे आरबीआई ने, गवर्नर ने देखा कि भाई यूपीआई का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कार्डलेस कैश विड्रॉल हो रहे थे, तो अब इन्होंने एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जहाँ पर जितने भी आपके वॉलेट्स हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, जिसको हम वॉलेट भी बोलते हैं, वॉलेट के थ्रू आप यूपीआई के थ्रू कैश डिपॉजिट भी करके आ सकते हो किसी भी कैश डिपॉजिट मशीन में। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई ने रिविजिट करना है अपना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क को, क्योंकि बैंक्स को शील्ड करना है बैंक रन से। एक रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक हमारा जो सिलिकॉन वैली बैंक का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर क्या हुआ था कि उसके बारे में एक यहाँ पे एक न्यूज़ है। सिलिकॉन वैली बैंक का जब एक इशू हुआ था तो कुछ दिन में ही जितने भी डिपॉजिटर्स थे उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था काफ़ी स्पीड से, डिजिटल मीन्स से। तो जिस हिसाब से हमारे इंडिया में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जा रहा है फॉर पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, तो एलसीआर फ्रेमवर्क को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। एलसीआर फ्रेमवर्क होता क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद बैंक्स को बोला गया था कि एक स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आपको मेंटेन करनी होगी टू कवर द नेट कैश आउटफ्लो इन द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। तो मतलब 30 दिन तक का जो बैंक का एक आउटफ्लो होता है उसको एस्टिमेट लगाया जाता है और उसके अराउंड इनको बैंक्स को एक हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को अपना मेंटेन करना होता है अपने पास, ताकि अगले 30 दिन तक कोई बंदा विड्रॉ करने आए तो उसको कोई दिक्कत ना आए। अभी अगर आप देखोगे तो जो आपका एलसीआर रेशियो है बैंक्स सरप्लस में है। एलसीआर फॉर बैंक्स करंटली स्टैंड एट 131.4% अबव द मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ 100। तो 1.5 लाख करोड़ का सरप्लस आ गया है बैंक्स के पास। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में काफ़ी इंक्रीज़ है और फंड प्रोजेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी करंट रेट जो है एलसीआर का, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो है बैंक्स फाइनेंशियल एंटिटीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए गवर्नेंस और कंप्लायंस को। हमारे गवर्नर साहब हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने बोला है कि बैंक्स को और जितने भी फिनटेक वाली हमारी कंपनीज़ हैं उनको कंप्लायंस पे और रेगुलेटरी अपने प्रोसीजर्स पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। और जो भी आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू करी जाती हैं उससे कन्फर्मिटी में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इन्होंने बोला कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द केसेस वेयर वी हैव टेकन एक्शन। वी हैव अबाउट 90 बैंक्स एंड मोर देन 9,000 एनबीएफसीज, और एक्शंस जो लिए गए हैं वो सिर्फ 2 एनबीएफसीज के लिए लिए गए हैं। रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा आईआईएफएल फाइनेंस को
गोल्ड लोन प्रोवाइड करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया। जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को किसी भी तरीके का बिजनेस शेयर्स और बॉन्ड्स फंडिंग में प्रोहिबिट किया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मना किया गया थ्रू आरबीआई। फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को मना किया गया कि आप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकते। तो इनका एक स्टेटमेंट आया है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने बोला है कि कंप्लायंस को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा सबको। ओवरनाइट स्वैप रेट्स हैं, ये हिंट कर रहे हैं कि कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट्स आएंगे 2024 में, वो अभी कुछ नहीं आने वाले हैं इस साल। यूएस में भी आप अगर देखोगे, इन्होंने गवर्नर साहब ने हमारे पॉइंट आउट किया है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट हुई है पिछले कुछ महीनों में, बट सेंट्रल बैंक की जो टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% की, आरबीआई का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को कंटेन करे 4% में, अपर और लोअर लिमिट रखी जाती है 2 to 6% की। तो जो आरबीआई का फोरकास्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो 4.5 के आसपास है। जब तक ये 4 नहीं आता, कुछ रेट कट की उम्मीद नहीं लगा सकते हम। और जो ये अभी प्रिवेलिंग 1 ईयर OIS लेवल इंडिकेट ये कर रहा है कि कोई हम रिडक्शन बेंचमार्क पॉलिसी रेट में अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इस साल के लिए। करंटली 6.5% चल रहा है आरबीआई का रेपो रेट। इन्होंने ये भी बोला कि इंडिया की रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आरबीआई को रूम दे रही है कि इन्फ्लेशन को नीचे ले आएँ और अपने टारगेट में ले आएँ विदाउट विड्रॉइंग द मॉनेटरी अकोमोडेशन और विदाउट वरिंग अबाउट हर्टिंग द जीडीपी। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टांस है। बट जब तक यूएस में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स नहीं कंटेन होंगे और वहाँ पे रेट कट्स नहीं आएंगे, इंडिया भी सिमिलर ही रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने कर्व कर दिया है जो एक्सपोर्ट पे जो एक बैन लगा हुआ था मालदीव्स की तरफ से, 9 कमोडिटीज़ थी, वो बैन हटा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि मालदीव्स तक जो कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट बैन हो रखा था, जिसमें से कुछ पोटैटोज, अनियंस, एग्स, राइस, व्हीट फ्लोर, शुगर, ये सब बंद कर रखा था। क्योंकि एक जब मालदीव्स में नई गवर्नमेंट बनी थी तो उसके बाद से कुछ टेंशन चल रही थी इंडिया मालदीव्स के बीच में, तो एक बैन कर दिया था ये कमोडिटीज़ का। बट मालदीव्स गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बाद ये बैन हटा दिया गया है और अभी तक का ये जो अप्रूव क्वांटिटी है ये हाईएस्ट सिंस द अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जहाँ पर ये कमोडिटीज़ को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आपस में। इंडिया कंटिन्यू कर रहा है एक्सपोर्ट का। इंडिया ने जो राइस, शुगर और अनियन का एक्सपोर्ट था मालदीव्स पे, वो अभी भी कंटिन्यू रखा था पिछले साल, जबकि वर्ल्ड वाइड बैन हो गया था एक्सपोर्ट का इन सब चीज़ों में, बट मालदीव्स को अभी भी दे रहा था। अब ये जो बाकी कमोडिटीज़ भी थी इनसे भी ये बैन हट गया है और इनको एक्सपोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया है 27 ई गेमिंग जीएसटी केसेस को। जीएसटी नोटिस गए हुए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी के थ्रू। उन्होंने कुछ कंपनीज़ हैं, 27 पिटिशंस हैं जो ये बोल रही हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो आपने हमारे ऊपर टैक्स लगाया है उसको प्लीज़ हटाओ। काफ़ी सारे अलग अलग हाई कोर्ट्स पे पेंडिंग पड़ी हुई हैं इनकी पिटिशंस। टोटल जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने इम्पोज किया है 21,000 करोड़ का डिमांड नोटिस है गेम्स क्राफ्ट को अकेले। टोटल 79 शोकॉज नोटिस भेजे गए हैं ऑनलाइन गेमिंग एंटिटीज़ को, जिसका टोटल आप देखोगे तो 91,684 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं और 1,08,000 करोड़ के करीब कसिनोज को नोटिस गए हुए हैं। इसमें सीन ये है कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो चांस बेस्ड होते हैं। तो जो स्किल बेस्ड गेम्स हैं उन पे कुछ लोअर टैक्स रेट रहेगा और जो चांस बेस्ड गेम्स होते हैं उसमें ज़्यादा ही 28% के आसपास जीएसटी इन्होंने लगाया है। तो इन्होंने जो जितने भी गेमिंग कंपनीज़ हैं इन्होंने कुछ ऐसा डिमांड किया है सरकार से कि भाई ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 28% का जीएसटी हमसे ना वसूला जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर कुछ इसमें रियायत दी जाए इनको। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, सेंटर ने एक रोड मैप तैयार किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मेन स्ट्रैटेजी है। पीएम स्वनिधि एक स्कीम है, उसके तहत अपनी फीमेल्स को लोन्स दिए जाते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब एक स्ट्रैटेजी ऐसी इवॉल्व करी जा रही है जहाँ पे क्रेडिट की भी फैसिलिटी हो, मेंटोरिंग की भी हो
और इंश्योरेंस के थ्रू इनको प्रोटेक्शन भी दी जाए हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। इंटरिम बजट था जो 2024-25 का, वहाँ पर लखपति दीदी स्कीम थी, 30 मिलियन फीमेल्स तक एक्सपैंड करी जाएगी, जो कि अभी एग्जिस्टिंग 20 मिलियन थी। और इस स्कीम के तहत इन्होंने क्या करना है, सस्टेनेबल इनकम बनानी है 1 लाख पर एनम की, बाय सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेज विद इन देयर विलेजेस। तो यहाँ पर क्या है, आप अगर एक देखोगे कि पीएम स्वनिधि में टोटल लोन्स गए हैं 11,828 करोड़ रुपए के, जिसकी 44% बेनिफिशरीज जो हैं वो वुमेन है। मुद्रा योजना में 48 लाख करोड़ के लोन्स बांटे गए हैं, उसमें 69% बेनिफिशरीज आर वुमेन। स्टैंड अप इंडिया में 50,911 करोड़ के लोन्स बांटे गए हैं, उसमें 84% आर वुमेन। तो काफ़ी अच्छा इनका एक सेंटर का एक रोड मैप है जो वुमेन पार्टिसिपेशन और वुमेन वर्कफोर्स पे फोकस कर रहा है। इनको स्किलिंग और इंश्योरेंस के थ्रू प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, अब मेंटोरिंग भी दी जाएगी, क्रेडिट तो दिया ही जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मारिको एक कंपनी है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रेजुअली जो इनके कैटेगरीज हैं, जो कोर कैटेगरीज हैं, उसमें डिमांड में इंक्रीज आएगा धीरे धीरे। ये इन्होंने अभी क्वार्टरली अपडेट दिया है बीएससी को। मारिको ने बोला है कि डिमांड सेंटिमेंट है वो कंसिस्टेंट है, बट आने वाले क्वार्टर्स में ये अच्छा हो सकता है। जी का और सोनी का मर्जर होना था, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। मर्जर की जो बातें थी वो जो जी में काम करते हैं इनको ले ऑफ किया जाएगा। जी ने रिसेंटली अपनी 50% वर्कफोर्स हटाई है टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर से, जो कि बेंगलुरु में सेटअप किया गया था। एक्सपेंडिचर था 600 करोड़ का, बट अभी इन्हें कट डाउन करना है इसको 50% तक। 3 जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव थे हमारे, राहुल जोड़ी जी जो प्रेसिडेंट थे बिजनेस के, पुनीत मिश्रा प्रेसिडेंट थे कंटेंट के, नितिन मित्तल जो प्रेसिडेंट थे टेक्नोलॉजी के, इन सब ने एग्जिट कर दिया है। जॉब कट्स और टॉप लेवल एग्जिट इसलिए आई है क्योंकि पुनीत गोयनका वो एक हैंड्स ऑन अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं अपने उस पर, क्योंकि मर्जर था जो सोनी के साथ वो कोलैप्स हो गया है। तो अब ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलना चाह रहे हैं और अपनी कंपनी को बचाने की हर पॉसिबल कोशिश करेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव है। इन्होंने अब क्या किया है, एग्जिट कर दिया है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने। तो अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको एलिवेट किया जाएगा और नई टीम्स बनाई जाएंगी, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। जब कोई किसी बिजनेस पे इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मैनेजमेंट को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये उसी में से एक डिसीजन है। नेक्स्ट, ग्रीन लाइट मिल गई है ईवी कंपनीज को टू क्लेम सब्सिडी अंडर द न्यू स्कीम। फेम स्कीम थी हमारी, फेम 2.0, उसकी जो ड्यूरेशन थी वो लैप्स हो गई थी 31 मार्च 2024 को। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि 500 करोड़ का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के लिए ये लेके आ रहे हैं, जिसमें जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं वो अब सब्सिडी क्लेम कर सकती हैं। जो नई स्कीम है वो एम करती है 3,72,000 ईवीज को सपोर्ट करने के लिए। बेनिफिट जो है वो इंसेंटिव एक्सटेंड किए जाएंगे टू दोज व्हीकल्स ओनली विच आर फिटेड विद एडवांस बैटरीज। मेन बात यही है इसमें कि इनको जो एक टेंशन बनी हुई थी, थ्रेटन कर रहे थे लोग मिनिस्ट्रीज़ को कि भाई हम अपना सप्लाई चेन रोक देंगे, हम मैन्युफैक्चर करना बंद कर देंगे, या तो हमें सब्सिडी क्लेम करने के लिए दो। अब वो दे दिया है सरकार ने, तो इनको मुबारक हो ईवी कंपनीज को। नेक्स्ट, विंध्यम होटल्स है, ये बैट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोइंग मिडिल क्लास पे, यूथ पे। विंध्यम होटल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट होटलियर है, कहाँ पर, जॉर्जिया एंड अजरबैजान। जॉर्जिया में और अजरबैजान में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। इंडिया के ऊपर ये इसलिए बुलिश हैं, काफ़ी फनी स्टेटमेंट लगी मेरे को। इन्होंने बोला है ही इज़ बुलिश ऑन इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ बुलिश अबाउट इटसेल्फ, तो काफ़ी अच्छी बात है। 59 ऑपरेशन होटल्स हैं इनके इंडिया में, 37 पाइपलाइन में हैं। प्लान है इनका 13 होटल्स इसी साल खोलने का। रमादा बाय विंध्यम, रमादा एनकोर बाय विंध्यम एंड हॉवर्ड जॉनसन बाय विंध्यम इन इंडिया, ये इनके सारे होटल्स हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये हयात के थ्रू भी देखा जा रहा है स्पिरिचुअल टूरिज्म को, और पूरी वर्ल्ड ही हमारी तरफ देखती है जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात होती है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेपाल में भी एक होटल अपना इस्टेब्लिश कर चुके हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं ये इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में। ये बोल रहे हैं कि वी आर इन अ गुड प्लेस बट नॉट इन अ हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस में ये कब आएंगे, जब ये टॉप 5 में आ जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनका एफर्ट है, और जिस हिसाब से इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, जिस हिसाब से यूथ कमा रहा है, जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डे टू डे, होटल्स और ये सब आना बहुत नॉमिनल सी बात है और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट,
वोडाफोन अब रिन्यू कर रही है अपना टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग डील विद IBM। $1 बिलियन के अराउंड एस्टिमेट किया जा रहा है। अब वोडाफोन आइडिया ने अपना रोल आउट प्लान कर रखा है 5G सर्विसेज का टॉप 100 सिटीज़ में, 17 प्रायोरिटी मार्केट्स में। अभी इनकी एक इसी 6 तारीख को, आज ही इनफैक्ट इनकी एक मीटिंग है जहाँ पे 20,000 करोड़ की फंड रेज की बात कर रहे हैं वाया प्रेफरेंशियल इशूज़। तो वोडाफोन आइडिया ने रीनेगोशिएट किया है अपनी ये टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग डील को IBM के साथ। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ सर्विसेज है, 2 तरीके की सर्विस होंगी, सर्विस एज अ सर्विस एंड पे एज यू गो मॉडल। एज अ सर्विस कौन सी होती है, जिसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज डिलीवर करी जाती है IT वेंडर के थ्रू टू टेलीकॉम्स वाया इंटरनेट। ये डिस्टिंक्ट है ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह, जहाँ पे क्लाइंट अपना ओन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। बट ये जो एज अ सर्विस वाला मेथड है, इसमें सिर्फ इंटरनेट के थ्रू इनको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। और